Hello and welcome to my YouTube channel राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे चुंबकत्व का, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन किया था। इसमें फिर से 15 क्वेश्चन हमने लिया है, तो जो कुल मिला करके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। और फिर से आपके पास ये क्वेश्चन है तो आप एक बार पहले खुद बनाएंगे और उसके बाद उसका आंसर जो है यहाँ से चेक करेंगे। जब मैं उसको बताऊंगा तो आप एक एक करके देखेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है ना। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों में आ सकते हैं। एक में ऑप्शन दिया रहता है, एक में ऑप्शन आपको नहीं देता है। तो पहले खुद करिए तो ज़्यादा अच्छा। ऑप्शन से तो गेस ज़्यादा होता है, तो इसलिए पहले इसको एक एक करके हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। पहले आप लोग कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद अगर आप इसका आंसर मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, मतलब ऐसा मैग्नेट जैसे हमारे मोटर वगैरह में जो यूज किया जाता है ना, या फैन में जो मैग्नेट यूज किया जाता है, सही मायने में वो उसके अंदर चुंबक नहीं होता, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, विद्युत चुंबक होता है। जब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो उसके अंदर एक जो आप कह सकते हैं विद्युत चुंबक जो होता है, वो उसके अंदर चुंबक बन जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको आपने पढ़ा है पहले भी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं उसमें जो नरम लोहा होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, उसके ऊपर कॉपर का वायर जो है लपेटा रहता है सोलेनॉइड के फॉर्म में, या जो टोरॉइडल फॉर्म में होता है। तो टोरॉइड होता है या सोलेनॉइड होता है, वो उसके अंदर डाला रहता है। तो कहने का मतलब है कि जो आयरन का जो सॉफ्ट आयरन है उसके ऊपर कॉपर का कॉइल के रूप में टर्निंग रहता है, और उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। तो कह रहा है जो सॉफ्ट आयरन है वो क्यों लेते हैं, उसके ऊपर क्यों लपेटते हैं, दूसरे जो पदार्थ हैं उसके ऊपर क्यों नहीं लपेटते। तो हमने आपको बताया था कि लोहा जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत अधिक प्रबल रूप से चुंबकत्व उसके अंदर आ जाता है। मतलब लोहे की प्रवृत्ति ये होती है कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में कुछ दिनों तक छोड़ देंगे उसको, तो वो चुंबक बन जाता है। तो मतलब ये है कि इसके अंदर चुंबकीय गुण आती है जो बहुत प्रबलता से आती है, जिसको चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो इसका चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होता है, बहुत प्रबल होता है। और साथ साथ इसके अंदर जो चुंबकीय गुण आते हैं उसको धारण करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक समय तक होती है। मतलब हल्का वो पीट दें, उसको हैमर कर दें, है ना, या गिरा दें या गर्म कर दें, तब भी उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रहता है। और उससे उसके अगल बगल से अगर कोई दूसरा क्षेत्र गुजर जाए चुंबकीय क्षेत्र, तो भी वो अपने क्षेत्र को रखता है। तो इसके अंदर खास करके नर्म लोहे के अंदर ये गुण ज़्यादा पाया जाता है, जिसको चुंबक धारणशीलता, चुंबकीय धारणशीलता बोला जाता है। मतलब क्या है, विद्युत चुंबक जो होता है नर्म लोहे का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति वो बहुत अधिक होती है, और उसके अंदर चुंबक की जो गुण की जो धारणशीलता है ना, जो उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं, वो भी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो क्या लिखिएगा, पहला आंसर लिखेंगे क्योंकि नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति, नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, तो नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। और जो धारणशीलता होती है रिटेंटिविटी, एवं धारणशीलता, रिटेंटिविटी बोलते हैं इसको।
रिटेन करने की क्षमता, रिटेंटिविटी मतलब रिटेन करने की क्षमता, ये बहुत अधिक होती है दोनों, ठीक है ना, बहुत अधिक होती है। इसीलिए नरम लोहे का बनाया जाता है। और इसीलिए जो है फैन के अंदर जो है मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वो धीरे 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 वो बहुत तेज चलने लगता है। उसके अंदर मैग्नेट जितना स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, जितना अधिक प्रबल बनाया जाएगा, उतना ज़्यादा उसका स्पीड होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो आपका पहला है कि नरम लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति एवं धारणशीलता दोनों बहुत अधिक होती है, ठीक है ना, पहला का जवाब ये होगा। दूसरा है एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में, क्या है, एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में है। इसे 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव है। अब चुंबकीय द्विध्रुव है तो आपका मान लीजिए ये चुंबक है, तो चुंबक के अंदर दो ध्रुव होता ही है, तो ये दो ध्रुव है, तो ये हो गया मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, है ना। और इसकी प्रबलता एम होती है, स्मॉल एम से संकेत करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण एम जो होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में होता है, ये चुंबकीय आघूर्ण होता है। एम, इसको कैपिटल एम से संकेत करते हैं। और एम का मान क्या होता है, तो ध्रुव प्रबलता गुना ये दोनों ध्रुवों के बीच का लंबाई, ये दोनों ध्रुवों के बीच का लंबाई जो चुंबक की वास्तविक लंबाई से कम होता है, हम बार बार बता रहे हैं, ये आता भी है। इसको अगर यहाँ से यहाँ आप डी मानते हैं, ठीक है, तो एम गुना डी, यहाँ से यहाँ 12 मानते हैं, बहुत बुक में डी लिखा रहता है, एम गुना डी, बहुत बुक में यहाँ से यहाँ 12 लिखा रहता है। तो अगर 12 रहेगा लिखा हुआ तो उसी की जगह पे एम गुना 12 भी रहता है, ठीक है ना। यदि डी की जगह पे डी बराबर 12 दिया हुआ है तो 12 हो जाएगा, उसमें क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया एम गुना डी। अब कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप, मतलब क्या है कि बी जो है वो इधर है, इस तरीके से फिर से बता रहा हूं कि ये बी जो है उधर है, बी का, और जो चुंबकीय आघूर्ण है वो भी इधर है, तो ये तो इधर है ही, दिख ही रहा है। मतलब चुंबक जो है, चुंबक के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण है वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी उसी दिशा में है, एम की दिशा भी बी की दिशा में है, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री है, दोनों की सेम दिशा है। तो अब सेम दिशा में जब भी कोई चीज रहता है तो थीटा 0 डिग्री लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में है, ठीक है ना, के समरूप इसे 180 डिग्री घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा। अब इसको जो है 180 डिग्री घुमाइएगा, ऐसे है तो घुमाने का मतलब कैसे है, 180 डिग्री घूम करके ऐसे आ जाएगा, है ना। ये वाला जो है पूरा का पूरा इस तरीके से घुमाइएगा तब ना आएगा 180 डिग्री। मतलब ये जो है घुमाएंगे जब 180 डिग्री से, तो ये आ जाएगा इधर, इधर रह जाएगा साउथ, और आपका इधर हो जाएगा नॉर्थ, है ना। इधर जो है यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। जब 180 डिग्री से ये वाला जो चुंबक है ये घूमेगा तो 180 डिग्री से ऐसे घूम जाएगा, तो 180 डिग्री है। मतलब कह रहा है पहले थीटा जो है, थीटा 1 0 डिग्री है, अब 180 डिग्री से घुमा दिया तो थीटा 2 180 डिग्री हो गया। तो कह रहा है किया गया कार्य, तो W बराबर ये होता है mb, इसको याद रखिएगा, W बराबर mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे ना, आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो किसी भी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के साथ शुरू में जितना कोण होता है वो वाला थीटा बन लेते हैं, ये वाला बी के साथ जो शुरू में कोण होता है, ध्यान है, एम जो है, एम मतलब चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण बी के साथ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के साथ जो कोण शुरू में बनाता है उसको थीटा 1 बोलते हैं, और बाद में जहां ले जाते हैं उसको थीटा 2 बोलते हैं। तो शुरू वाला जो कोण है 0 डिग्री और बाद वाला कोण है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लगा दीजिए एम का, एम तो हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम, और बी हो गया ये चुंबकीय क्षेत्र। तो वर्क डन क्या हो गया भाई, तो एम बी, और cos थीटा 1 है तो cos 0 माइनस cos थीटा 2 है तो cos 180 डिग्री। तो ये हो गया एम बी, cos 0 का मान 1 हो गया,
cos 180 का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 1 + 1 2 हो जाएगा, तो टोटल आ गया 2 MB। तो ये 2 MB आंसर इसका होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 MB। और इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ भी है, देख लीजिए कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से मतलब फिर से वही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से है मतलब चुंबकीय क्षेत्र तो ये है B, और उसकी दिशा में होने का मतलब है चुंबकीय घूर्णन उसी दिशा में है, तो θ1 0 डिग्री हो जाएगा। अब इसको कह रहा है यहाँ से 90 डिग्री घुमाना है, तो 90 डिग्री घुमाइएगा तो आपका तो चुंबक इस तरीके से आ जाएगा, साउथ वाला यहाँ से यही रहेगा और नॉर्थ वाला ऊपर चला जाएगा, तो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री बन गया, है ना। तो यहाँ से 90 डिग्री हो गया, मतलब θ2 इस बार 90 डिग्री है, तो θ2 अगर 90 डिग्री होगा तो मान क्या आएगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। θ2 90 डिग्री होने का मतलब है यहाँ पे दूसरा जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं अभी, 29। ये तो हमने जवाब दिया आपको क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है ना, ये 17 का है। और 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें यही चीज है, वो कह रहा है W = MB, फिर से फॉर्मूला ध्यान रखना है cos θ1 - cos θ2। तो क्या कह रहा है ये कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब θ1 = 0, तो MB हो गया, और cos θ1 की मान 0 हो गया, माइनस कह रहा है वहां से कहां ले जाना है, तो चुंबक को 90 डिग्री से घुमाना है, 90 डिग्री ये हो। तो θ2 जो बाद में होता है, मैंने पहले भी कहा कि B के साथ शुरू वाला कोण θ1, B के साथ बाद वाला कोण θ2, यहाँ तो θ1 θ2 है, तो बाद वाला कोण अभी 90 डिग्री बनाया है इसमें, तो 90 लिखेंगे, तो MB हो गया, cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो W का मान हो गया MB। तो ये आंसर आ गया आपका, इसमें आ गया 2 MB, इसके भी अंदर आ गया MB। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय प्रेरण, ये बी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, उसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं और चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं। तो चुंबकीय प्रेरण तो बी ही है ना। इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है, टी से संकेत करते हैं, ठीक है ना, टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका टेस्ला होता है। और बाकी हमने और भी आपको बताया है उसको कि जो बी है उसको कैसे आप निकाल सकते हैं। पिछले वाला वीडियो में मैंने बी को और भी लिखा था यहाँ से, है ना, F = जो हमने निकाला था ILB sin θ, वहां से, है ना। तो यहाँ से एक ये भी होता है ILB sin θ को मान लीजिए वो तो डायमेंशनलेस है, तो ऐसे फॉर्मूला पूरा होता है sin θ, ILB sin θ। मैंने कहा था कि कोई अगर विद्युत धारा किसी भी तार में बह रहा है ना, और वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इधर है इस तरीके से, और विद्युत धारा बहता हुआ कोई तार इस तरीके से है, AB एक तार है और इसके अंदर विद्युत धारा ऐसे बह रहा है, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र B है, इसको मैं AM ले लेता हूं। तो ये इसके ऊपर जो बल लगता है उसका ये फॉर्मूला होता है I, ये हो गया, है ना, I करंट हो गया इसके अंदर, L जो है इसकी लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ, ये तार की लंबाई हो गई, और AM तार है, और B sin θ दोनों के बीच का कोण, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे sin 90 डाल देंगे। अब ये B जो है टेस्ला है, F तो न्यूटन है, तो देख रहे हैं ये न्यूटन हो गया, और ये इसके लिए न्यूटन का प्रयोग करते हैं साइड में, इसके लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं, इसके लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, ये टेस्ला है। तो टेस्ला बराबर क्या हो गया, न्यूटन पर, नीचे गया तो एम्पियर मीटर, तो टेस्ला बराबर न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब बी का जो क्या कहते हैं टेस्ला जो है, टेस्ला 1 टेस्ला = 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर आपसे बोला जाए
कि भाई इसका क्या कहते हैं, बीमा बताइए, बी का बीमा बताइए। तो बी का बीमा यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि बी का जो टेस्ला है उसका न्यूटन एम्पियर मीटर सब जो है उसका डायमेंशन हमको पता है। न्यूटन का डायमेंशन होता है M L T-2, है ना। एम्पियर तो ए ही रहता है, या आई कहीं कहीं लिखा रहता है, ए या आई दोनों रहता है। और मीटर के लिए आप एल का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, M L T, और एल कैंसिल हो गया, तो M T-2 हो गया यहाँ पे, M T-2 हो गया, A-1 हो गया। तो ये हो गया बी का बीमा। तो पूछ सकता है आपसे कि बी का बीमा बताइए, या जो बी का एसआई मात्रक तो टेस्ला है, टेस्ला के जगह पे ये भी बोल सकता है, एसआई मात्रक में पूछ करके पूछ देगा इनमें से बी का मात्रक कौन है, तो टेस्ला के जगह पे ये भी लिख सकता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, कि कैसे हम उसको फ्लक्स के सेंस में भी लिख सकता है, क्योंकि एक और भी बताए थे कि जो फाई होता है, वेबर होता है, वो बी बटा ये होता है। तो यहाँ से हो गया वेबर होता है, इसका तो वेबर बताए थे, इसका मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया है, ये टेस्ला हो गया। तो टेस्ला बराबर क्या हो गया, मीटर वेबर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए आपको आ रहा है फाई गुना ए बराबर बी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि टेस्ला बी का टेस्ला हो गया, फाई का वेबर होता है, और ए का मीटर स्क्वायर होता है। तो वेबर मीटर स्क्वायर को भी टेस्ला लिख सकते हैं। तो ये जो है मात्रक में ध्यान रखना है कि मात्रक आपसे पूछ सकता है अलग अलग। कल पिछले वाले वीडियो में भी मैंने ये बात बताया था। तो ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन, है ना। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है, वो एसआई मात्रक भी बता दिया आपको, और साथ साथ बी जो है उसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है, और बाकी दूसरा मात्रक को हम न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं, और उसका डायमेंशन M T-2 A-1 या आई भी लिखा रहता है। जो करंट होता है उसको आई से संकेत करते हैं ना, तो एम्पियर के जगह पे आई भी लिखा रहता है, तो I-1 भी बोल सकते हैं, या A-1 ऑप्शन में जो देखिए। और ये जो टेस्ला है उसको वेबर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एकदम ध्यान रखना है इसको कि देखिए यहाँ पे गलती हो गई, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है जी, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो ये हो गया वेबर हो गया ये वाला, है ना, वेबर हो गया, बी टेस्ला हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब टेस्ला बराबर हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको सुधार लीजिएगा, अगर लिख लिए होंगे तो गलती होगी, बी अपॉन ए नहीं होता, बी इंटू ए होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये 18 नंबर क्वेश्चन में हमने चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक। फिर कहता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक घटक किस स्थान पर शून्य होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो हमने आपको बताया था, इस तरीके से नहीं बताया था कि आपको एक जो है चुंबकीय आम्योत्तर है, और इस जो ये दूसरा जो है ज्योग्राफिकल आम्योत्तर है। ये बताया था। दोनों के बीच का कोण, ये हमने लिया था, ये वाला जो ये था आपका, है ना, ये वाला था क्या, तो ज्योग्राफिकल, इसको कहते थे भौगोलिक आम्योत्तर, है ना, इसको कहते हैं भौगोलिक आम्योत्तर। और इसको कहते हैं, ये वाला जो है हमने कहा था ओ बिंदु पे हमने ऐसा लिया, इसको कहते हैं चुंबकीय आम्योत्तर। चुंबकीय आम्योत्तर। और दोनों के बीच ये जो कोण है, ये वाला कोण, है ना, ये वाला कोण, इसी को दिक्पात का कोण कहते हैं, जिसको अल्फा से संकेत करते हैं। तो अल्फा जो है वो दिक्पात का कोण है। तो दिक्पात का कोण अगर आपसे पूछा जाए दिक्पात का कोण क्या होता है, तो मैंने ऐसे तो डेफिनेशन लिखा ही दिया, लेकिन यहाँ से अगर समझ के रखेंगे तो साफ साफ पता चल रहा है कि भौगोलिक आम्योत्तर और चुंबकीय आम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है ना, या कह सकते हैं पृथ्वी के किसी बिंदु पर भौगोलिक आम्योत्तर एवं चुंबकीय आम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। और जो ये चुंबकीय आम्योत्तर होता है, चुंबकीय आम्योत्तर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है,
है ना। चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय आम्योत्तर में ये एकदम इसके करीब करीब डायग्राम इस तरीके से आता है। चुंबकीय नीडल को लाएंगे तो इस तरीके से बताएगा। और ये जो दिशा है मतलब पृथ्वी का जो कोई भी क्या कहते हैं बिंदु ओ है, ओ के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल ये हो गया, ये वाला, और ये वाला जो है वो वर्टिकल हो गया, मैंने बताया था। तो ये उदग्र हो गया, ऊर्ध्व हो गया, और ये क्षैतिज हो गया। क्षैतिज घटक के साथ जो बी जो है, ये वाला इस दिशा में बी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो बी इसके साथ जो कोण का बनाता है क्षैतिज घटक के साथ, जिसको बी एच कहते हैं आप, या केवल एच भी बोलते हैं। क्षैतिज घटक जो है इसको बी एच भी बोलते हैं, कहीं कहीं केवल एच रहता है, इसको बी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बी भी या केवल एच बोलिए या केवल भी बोलिए, बी एच बी से ज्यादा क्लियर है। तो इसके साथ जो कोण थीटा बनता है, मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या कह सकते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय आम्योत्तर के किसी बिंदु पर, ठीक है ना, या पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय आम्योत्तर के साथ जो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है वो क्षैतिज घटक के साथ जितना कोण बनाता है उसको नमन कोण कहते हैं या नति कोण कहते हैं। तो इसको नमन कोण कहते हैं, ये बताए थे, ये लिखवा भी दिए आपको। तो ये नमन कोण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिक्पात का कोण भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हम 19 कर रहे हैं। तो आपसे हमने कहा था कि BH जब निकालिएगा, BH तो B के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा, और B इसके साथ कोण बना रहा है, तो ये वाला कौन सा घटक होगा, क्षैतिज घटक। तो ये वाला क्षेत्र B क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक इसका, जिसका मतलब ये जो है B इसके साथ क्षैतिज घटक के साथ थीटा कोण बना रहा है, B BH के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो BH का मान B का cos थीटा होगा, ठीक है ना। B जो है B सदिश BH के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो BH का मान इस B का cos वाला थीटा होगा, और ये जो बचा रह गया B भी वो साइन वाला थीटा होगा, मतलब B के साथ ये साइन थीटा लगेगा। अब जरा देखिए तो कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक तो ये वाला बी भी है, और कहता है कि ये शून्य है, तो शून्य अगर होगा तो बी भी का मतलब ये शून्य बोल रहा है, चूंकि बी भी शून्य है मतलब क्या हो गया, बी साइन थीटा शून्य हो, बी साइन थीटा शून्य होने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र तो पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र तो शून्य होता नहीं है, इसका मतलब साइन थीटा शून्य होगा। चूंकि b जो है इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब थीटा शून्य होने का मतलब थीटा का वैल्यू 0 होगा, और थीटा का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, कहां पे थीटा का वैल्यू नमन कोण 0 आया था, तो आपने बोला था चुंबकीय निरक्ष पर। तो देखिए आ गया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक किस स्थान पर शून्य होता है, तो चुंबकीय निरक्ष होता है जहां थीटा 0 होता है। तो कह सकते हैं जहां पे नमन कोण का मान शून्य होता है, ये भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं नमन कोण का मान कहां शून्य होता है, तो चुंबकीय निरक्ष पर, मैग्नेटिक इक्वेटर जिसको कहते हैं। तो चुंबकीय निरक्ष पर मैग्नेटिक इक्वेटर पे नमन कोण का मान शून्य होता है, तो वहीं पे ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होगा, क्योंकि हमने थीटा 0 निकाल दिया। नमन कोण इसको बोलते हैं, थीटा को नमन कोण बोलते हैं। नमन कोण कहां शून्य होता है, तो चुंबकीय निरक्ष पर। तो हम बोलेंगे इसका जवाब दो तरीके से भी दिया जा सकता है कि उस स्थान पर शून्य होता है जहां नमन कोण शून्य होता है ना, या चुंबकीय निरक्ष पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक चुंबकीय निरक्ष पर शून्य होता है, ठीक है ना, चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान शून्य होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब हो गया। 20 है चुंबकीय आम्योत्तर एवं भौगोलिक आम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। अभी बताया आपको कि यहाँ तो फिगर में बना हुआ ही है, भौगोलिक आम्योत्तर और चुंबकीय आम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं, अल्फा, है ना। तो यहाँ पे हमने कोण बना रखा है, तो उस अल्फा को बोलते हैं दिक्पात का कोण। फिर है ध्रुव प्रबलता एवं से निर्वात में, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्रुव प्रबलता एवं से निर्वात में r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको क्षैतिज घटक बोलते हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्षैतिज घटक ये है और ऊर्ध्व घटक ये है। तो ऊर्ध्व घटक का मान क्या होता है, क्षैतिज घटक का मान क्या होता है। अगर आपको फिगर में ध्यान रहता है तो कम से कम ये ध्यान रखिएगा
कि थीटा घटी कोण होता है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी होती है, ये क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्व घटक। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, केवल इतना भी ध्यान रखेंगे तो आपको पता रहेगा तो बहुत सारा चीज निकल सकता है। लेकिन अगर फिगर ध्यान रहता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो फिगर ध्यान रहे तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है 21, ध्रुव प्रबलता से निर्वात में आर दूरी पर। अब मान लीजिए कि ध्रुव प्रबलता है, ये जो है आपका साउथ वाला है, ये वाला नॉर्थ वाला है मैग्नेट का, है ना। अब इसका ध्रुव प्रबलता m है ना। तो m से कह रहा है किसी एक ध्रुव से, इसका मतलब की बात कर रहा है, ठीक है ना। ध्रुव प्रबलता है m से, मान लीजिए r दूरी पर स्थित जो है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b। तो ये b का मान जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई m बटा r स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। जैसे किसी एक आवेश से विद्युत क्षेत्र जो निकालते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर निकालते थे ना। जैसे एक आवेश ले लेते थे, मान लीजिए प्लस q माइनस q कोई भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे m s m n कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से r दूरी पर यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना होता था, तो E बराबर क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात में, और q बटा प्लस माइनस नहीं लिखते थे, आर स्क्वायर का प्लस से बाहर की दिशा में होता था, माइनस से अंदर की दिशा में होता था। तो यहाँ भी उत्तरी ध्रुव से बाहर की दिशा में होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा तो अंदर की दिशा में होगा, लेकिन मान दोनों के लिए वही होगा। तो इसके अंदर जो क्या करते हैं, एक आवेश के चलते करते थे, इसके अंदर एक ध्रुव के चलते कर रहे हैं, दोनों ध्रुव के चलते नहीं। एम ध्रुव प्रबलता वाले मतलब एक प्रबलता है ना, एक ध्रुव। तो इसका ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ध्रुव, ठीक है ना, चुंबक के एक ध्रुव से r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है ना, b म्यू नॉट डिवाइडेड बाई। तो ये कह सकते हैं कि ये जो इसके चलते और इसके चलते होगा, दोनों को जोड़ करके फिर निकाला जाएगा। तो ये हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वही निकाला ही था आपने, इसके चलते यहाँ पे, फिर इसके चलते यहाँ पे, टोटल निकाला था तो अलग था चुंबकीय अक्ष के ऊपर अक्षीय बिंदु और फिर निरक्ष बिंदु, वो तो अलग चीज था। लेकिन एक ध्रुव के चलते जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बटा r स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव से बाहर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव से अंदर की दिशा में। ये दक्षिणी ध्रुव होगा तो अंदर की दिशा, उत्तरी ध्रुव से बाहर की दिशा। r दूरी पर आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो ये इससे ये भी पता चलता है कि जो b है वो क्या है भाई, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर का। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ध्रुव से निर्वात में r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान का संबंध क्या होता है r के साथ। तो b जो है r स्क्वायर का कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो r के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यदि दो ध्रुवों के बीच की दूरी एवं ध्रुव प्रबलता को 2 गुना कर दिया जाए, देख लीजिए। अब यही है दो ध्रुवों के बीच की दूरी को, मतलब इस दूरी को, ये r दूरी जो दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको फिर से डायग्राम में बना देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है जब ध्रुव प्रबलता जो है दो ध्रुवों के बीच की दूरी, ये ध्रुव है ना, ये साउथ ले लिया, ये नॉर्थ ले लिया, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं अभी 12 है ना। तो कह रहा है दो ध्रुवों के बीच की दूरी एवं ध्रुव प्रबलता, m जो है इसका पहले ध्रुव प्रबलता है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच की दूरी पर पहले बल क्या लगेगा, निर्वात में जो बल लगेगा तो आप पढ़ते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई कूलम के बल नियम के अनुसार m1 m2, मतलब ये अगर m1 m2 लेते हैं या m ही लेते हैं तो m गुना m बटा जो दोनों, ये जो दोनों के बीच की दूरी है, अगर 12 है तो 12 का स्क्वायर, d है तो d का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब दूसरे केस में क्या कहता है, पहला केस हो गया, ठीक है ना। दूसरा केस में कहता है कि ध्रुव प्रबलता को डबल कर दें और लंबाई को भी डबल कर दें, मतलब s और n जो है इसके बीच की दूरी को दुगना कर दें। तो 2l से दुगना करिएगा तो 4l हो जाएगा, और प्रबलता जो है m का दुगना कर दें तो 2m हो जाएगा, यहाँ भी 2m हो जाएगा, यहाँ भी। अब निर्वात में ही बल जब लगाएंगे, इसको F1 लिख देते हैं, इसको F2, तो क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई m1 गुना m2, तो 2m गुना 2m हो जाएगा,
अब बटा ये हो जाएगा 4L का होल स्क्वायर, नहीं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई, और ये हो जाएगा 4 गुना एम स्क्वायर, अब बटा क्या हो गया 16L स्क्वायर, 4 चौका 16 हो गया, तो 4 से 4 कट गया, तो कितना आ रहा है म्यू नॉट बटा 4 पाई, है ना, एम स्क्वायर अब बटा 4L स्क्वायर, 4L स्क्वायर। यहाँ भी तो नहीं आ रहा है म्यू नॉट बटा 4 पाई एम स्क्वायर बटा 4, 2 टू जा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 एल स्क्वायर, तो 4L स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी कट के 4L स्क्वायर आ रहा है, तो दिख रहा है कि दोनों का मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, F1 बराबर F2 है ना, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, दिख ही रहा है। आपने इसको भी डबल कर दिया, ध्रुव प्रबलता को भी डबल कर दिया, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी एवं ध्रुव प्रबलता को 2 गुना कर दिया जाए, तो ध्रुवों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि 21 नंबर जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें लिखेंगे बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल का मान सेम रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना, F1 बराबर F2, ठीक है, तो अपरिवर्तित रहेगा ये चीज। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22, सॉरी ये तो 22 था, ये तो 22 ही बताए, 21 तो हो ही गया आपका, ध्रुव प्रबलता से r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो बता दिया आपको, है ना, 20 भी बता ही दिया, 22 था ये। उसके बाद 23 है चुंबकीय क्षेत्र में किसी परीक्षण ध्रुव m0 पर लगने वाला चुंबकीय बल m हो तो चुंबकीय प्रेरण B का मान क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, कोई मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र में कहता है किसी परीक्षण ध्रुव पर, कोई परीक्षण ध्रुव m0 है, इस पर लगने वाला चुंबकीय बल F हो, इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो मान लेते हैं F हो, तो चुंबकीय प्रेरण B का मान, तो यहाँ पे B का मान जो है चुंबकीय क्षेत्र में जो रखा हुआ है उस B का मान क्या होता है, तो आपने पढ़ा था B बराबर F बटा m0 होता है, ठीक है ना, मतलब जो चुंबकीय परीक्षण ध्रुव होता है, परीक्षण ध्रुव के ऊपर जो बल लगता है उस बल का और चुंबकीय परीक्षण ध्रुव का जो क्या कहते हैं परिमाण होता है उसके अनुपात को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। ये विद्युत वाले में भी पढ़ा था, E बराबर विद्युत क्षेत्र E होता है F बटा Q0, है ना, परीक्षण आवेश जो होता है जितना बल का अनुभव करता है उस बल का और परीक्षण धन आवेश के अनुपात को वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ जो परीक्षण ध्रुव है उसके ऊपर लगने वाला जो बल है और जो परीक्षण ध्रुव का अपना जो परिमाण है उसके अनुपात को ही कहा जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अगर आपको डेफिनेशन आता है लिखने के लिए तो डेफिनेशन में भी इस बात का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र में किसी परीक्षण, हाँ तो इसका तो हो ही गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर इसका जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी ध्रुव पर है तो इसका परिभाषा आता है आपको, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है ना, या चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किसी परीक्षण ध्रुव m0 पर अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी परीक्षण ध्रुव m0 पर लगने वाला चुंबकीय बल F है तो उनके अनुपात को, मतलब चुंबकीय बल F एवं चुंबकीय परीक्षण ध्रुव m0 का जो अनुपात होता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी बोला जाता है कि प्रति इकाई परीक्षण ध्रुव पर, प्रति इकाई परीक्षण ध्रुव मतलब m0 का परिमाण मान ले लिया जाए, है ना, तो प्रति इकाई परीक्षण ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल, है ना, उस क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में परीक्षण ध्रुव अगर उसका मान मान ले लिया जाए तो लिखेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रति इकाई परीक्षण ध्रुव पर
लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। तो एम नॉट का जो परिमाण है वो अगर 1 ले लिया जाए, जैसे वहाँ पे बोलते हैं प्रति इकाई धन आवेश, तो उसी तरीके से यहाँ पे परीक्षण ध्रुव का भी मान 1 लेते हैं, तो केवल आप उस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, नहीं तो दोनों का अनुपात होता है ना। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण ध्रुव एम नॉट पर यदि लगने वाला बल एफ हो, तो चुंबकीय बल एफ एवं उस परीक्षण ध्रुव के परिमाण एम नॉट के अनुपात को चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण जो है उस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, तो कह रहा है किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटने पर, ठीक है ना, किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत, जैसे मान लीजिए कि ये चुंबक है ना, तो ये लंबाई तो आपका ये होगी, है ना, तो ऐसे काट दें। तो ये अगर मान लेते हैं कि नॉर्थ है, ये साउथ है, तो चुंबकीय आघूर्ण अभी लीजिएगा, तो चुंबकीय आघूर्ण m बराबर क्या होता है, तो m गुना 2l होता है, m गुना 2l। अब आपने काट दिया, काटने के बाद जो बनेगा वो तो ऐसे जैसे ही काटेंगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं, नॉर्थ के सामने वाला साउथ बन जाता है, साउथ के सामने वाला नॉर्थ बन जाता है। तो अब जो चुंबक हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसे अलग अलग चुंबक हो जाएगा, लेकिन ध्रुव प्रबलता जो है वो वही रह जाती है। मतलब ये जो n है और यहाँ जो s बना, इसकी ध्रुव प्रबलता में कोई अंतर नहीं होता है, मतलब n यहाँ पे बन जाएगा, s यहाँ होगा, लेकिन अब लंबाई घट गई, पहले लंबाई l थी, अब लंबाई l/2 हो जाएगी, ध्रुव प्रबलता वही रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जो अब जो m डैश निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, तो m गुना दोनों के बीच की दूरी l/2, है ना। तो जरा देखिए, तो m डैश बटा m अगर निकालते हैं तो ये हो गया ml/2 बटा m इंटू 2l, 2ml, ये तो m इंटू छोटी वाली m है, ध्रुव प्रबलता है ml/2, और ये हो गया 2ml, तो ये हो गया ml/2 गुना 1/2ml, ml से ml कैंसिल हो गया, तो देख रहे हैं m डैश बराबर हो गया, m उधर जाएगा तो m/4। तो मतलब है चुंबकीय जो आघूर्ण है ना, बराबर भागों में काटने पर चुंबकीय आघूर्ण m/4 हो जाएगा। ये आपको उसके अंदर ध्यान रखना है कि उसका मान जो है m/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान आपसे पूछ रहा है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसको भाग में हम इस तरीके से बांटते हैं तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25। किसी स्थान पर चुंबकीय भूचुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटक बराबर है, तो उस स्थान पर नमन कोण का मान क्या होगा। अभी बताए थे इस तरह का क्वेश्चन, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। किसी स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटक बराबर हो, तो उस स्थान पर नमन कोण क्या होगा, ठीक है ना, ये निकालना है हमको। तो वो अभी इसके बारे में जो बताए थे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक की बात करते हैं, है ना, तो इसको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये गलती हो गई फिर से, ये जो है m इंटू 12 है ना, इसको अगर आपने 2 भाग में काटा तो 12 जो है यहाँ से यहाँ 12 है, अब आधा काटा तो l होगा, ये l/2 मैंने लिख दिया, 12/2 लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है ना, आधा कर दिया तो 12/2 होगा ना। शुरू में पूरा का पूरा जो लेंथ था ये 12 था, तभी मैंने यहाँ 12 लिखा था, है ना। अब काट दिया तो यहाँ से यहाँ l बचेगा, तो 12/2 होना चाहिए था। तो यहाँ से जो 2 से 2 कट जाएगा तो ये ml/2 नहीं होकर के ml केवल रह जाएगा, तो ml और गुना 1/2 ml, तो ml कैंसिल हो गया, तो m/2 बचेगा, देख लीजिए m/2 बचेगा, है ना, क्योंकि ये 2 है ना, m उधर जाएगा तो m डैश इज इक्वल टू ये हो गया, m उधर जाएगा तो m/2, है ना, m डैश बाई m इज इक्वल टू 1/2,
तो m डैश बराबर m बटा 2 आधा रह जाएगा, पहले से आधा रहेगा। ये यहाँ पे l/2 लिख दिया था इसलिए गलती होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब हमने 2l लिया है तो आधा काटेंगे तो यहाँ से यहाँ l होगा, तो ये वाला लेंथ l होगा, है ना, ये वाला लेंथ जो है l हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी देखिए कैसे नजर पड़ गई तो गलती हो जाती है। तो ये 25 हो गया। किसी स्थान पर भू चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज, अब देखिए इसका जो 25 वाला क्वेश्चन नंबर है ये बता रखा है अभी आपको। तो मैंने क्या कहा था कि आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सा घटक को, तो क्षैतिज घटक को। इसको मैंने कहा b cos थीटा होता है, क्योंकि ये नमन कोण बना रहा है इसके साथ, b जो बना रहा है, तो b जिसके साथ कोण बनाता है वो cos वाला होता है, तो b इसके साथ थीटा बना रहा है, तो b का cos इसका मान हो जाएगा, तो ये bh है तो bh हो जाएगा। जो बचा रह गया b भी, तो वो हो जाएगा b sin थीटा। यही बताया था अभी आपको कि ये ध्यान रखिए दोनों क्षैतिज घटक और नमन, भी h है क्षैतिज और v है ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्वाधर कह लीजिए या ऊर्ध्व घटक वर्टिकल जिसको कहते हैं। तो ये जो है किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटक बराबर है, कह रहा है दोनों बराबर है, ठीक है ना। क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि चूंकि BH बराबर BV कह रहा है, तो क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक बराबर होने का मतलब है b cos थीटा बराबर b sin थीटा। तो b से b कट गया, cos थीटा को उधर ले जाइए, है ना, तो इधर एक बचेगा, इधर हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा का मान tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर हो गया 1, तो tan थीटा का मान 1 का होता है 45 डिग्री, तो थीटा का मान देखिए नमन कोण आ गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जो है उस पे उस कोण का मान होगा उस स्थान पर जहां पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक जो दोनों बराबर है ना। तो जहां पे क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक दोनों बराबर होता है उस स्थान पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो नमन कोण का मान 45 डिग्री होता है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, बिना निकाले भी आप तुरंत बना देंगे अगर आता है तो, कि ऐसा स्थान जहां पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर होता है वहां पे नमन कोण का मान 45 डिग्री होता है। भूचुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान 0 क्यों होता है, देख लीजिए। मतलब अभी आपको बताया था इसका उल्टा कि नमन कोण का मान 0 होता है भू निरक्ष के ऊपर, तो क्यों होता है, तो इस कैसे आया था, तो मैंने कहा था अगर भू निरक्ष पर मतलब नमन कोण का मान 0 होता है तो थीटा का मान 0 रख देते हैं, ठीक है ना। तो इसी से वो भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारा तो दो चीज है, तो कह रहा है कि थीटा का मान 0 है, नमन कोण का मान 0 ले लेते हैं, तो थीटा का मान अगर 0 लीजिएगा तो देखिए तो जरा BH का मान क्या है, b गुना cos 0 डिग्री, तो ये तो आ गया b गुना cos 0 का मान 1 होता है, तो ये b हो गया। मतलब जो क्षैतिज घटक होता है वो तो 0 नहीं होता, लेकिन ऊर्ध्व घटक की बात देखें जरा, तो b गुना sin 0, तो sin 0 मतलब 0 होता है मान sin 0 का, तो 0 हो गया। मतलब अगर नति कोण का मान, नमन कोण का मान 0 डिग्री है तो उसका ऊर्ध्व घटक 0 हो जाता है। कह रहा है क्या, भूचुंबकीय निरक्ष पर, तो निरक्ष के ऊपर इसका मतलब है नमन कोण का मान 0 होने का कारण यह है कि BH जो है B के बराबर हो जाता है, मतलब क्षैतिज घटक B के डायरेक्शन में हो जाता है। ये जो B है ना, ये क्षैतिज घटक के ही दिशा में हो जाता है, तो नमन कोण तो क्षैतिज घटक के साथ ही न बनता है। देखिए नमन कोण ये वाला B के साथ ये नमन कोण बना रहा है, तो B बराबर H मतलब B की दिशा H की दिशा में हो जाती है, ये हो गया। तो होता ही है आपका पृथ्वी जो है इस तरीके से होता है, और जो हमने कहा था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से होती है ना। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकल करके और वापस जो हमने बनाया था कि इस तरीके से ये जो होता है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकलता है और ऐसे जाता है, फिर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकलता है ऐसे वापस जाता है। अब निरक्ष तो ये है, ये वाला निरक्ष है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनाते हैं, किसके परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ऐसे जो बनाते हैं। ये चुंबकीय निरक्ष के ऊपर अगर आप देख रहे हैं ये वाला, तो देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एकदम ऐसे है, और ये यहाँ पे इसके पैरेलल है, मतलब इसके एकदम पैरेलल है। पैरेलल जो होता है उसके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, मतलब जो है B और BH ये जो दोनों सेम दिशा में, तो BH
ये जो बी एच है उसकी दिशा में बी हो जाता है, तो बी कैसे होगा, ये इधर जाएगा, तो देख रहे हैं ये जो है बी, जब बी एच की दिशा में जाएगा तो ये जो बीच वाला कोण है वो एकदम जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तभी तो जाएगा उधर। इसका मतलब है थीटा जीरो तब होता है जब बी एच बी के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब है कि चुंबकीय भू चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान शून्य इसलिए होता है क्योंकि जो क्षैतिज घटक है उसी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। क्या लिखेंगे, क्योंकि क्षैतिज घटक की दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है और इसलिए थीटा का मान शून्य होता है। ऊर्ध्व घटक का मान उस स्थान पर चुंबकीय निरक्ष पर शून्य होता है। तो दोनों चीज लिख सकते हैं, साथ साथ लिख देंगे तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि चुंबकीय निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान शून्य होता है और क्षैतिज घटक की दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, ऐसे तो मैंने बता ही दिया, तो लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, लिख लिया होंगे मेरे हिसाब से। तो इसका जवाब अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, चूंकि चुंबकीय निरक्ष पर चुंबकीय निरक्ष पर ऊर्ध्व घटक का मान शून्य होता है तथा क्षैतिज घटक की दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ये वाला है ना 26। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच तथा नमन कोण 45 डिग्री है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी क्या होगी। तो अभी तो ध्यान अभी लिखा आपने कि बी एच जो होता है वो बी कॉस थीटा होता है। आपको थीटा जो है नमन कोण है, थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ ही है ना, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा का मान रख दीजिए तो बी का मान निकल जाएगा। तो क्या दिखता है यहाँ पे, तो ये हो गया बी एच बराबर क्या है यहाँ पे, ये क्षैतिज घटक बी एच है, नमन कोण 45 डिग्री है, तो थीटा का मान 45 डिग्री, नमन कोण थीटा से संकेत करते हैं, ये वाला थीटा नमन कोण है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रख दीजिए मान बी एच बराबर बी कॉस 45 है ना, नहीं बी एच बराबर बी कॉस 45 हो गया। तो कह रहा है ये किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच तथा नमन कोण 45 डिग्री, तो यहाँ से कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी होती है, तो बी बराबर क्या हो गया बी एच बटा कॉस 45, ये बी निकालने का है और cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ से निकल गया b बराबर 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 bh हो जाएगा, तो ये √2 bh b का मान हो जाएगा, है ना, 1/√2 है, √2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/√2 से ये √2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 bh हो जाएगा, b का मान वहां पे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक या नमन घटक भी ये ऊर्ध्व घटक भी बोल सकता था, ऊर्ध्व घटक के साथ कितना कोण बना रहा है तो उससे भी निकाल सकते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं। आपको केवल बी एच बराबर बी कॉस थीटा, बी भी बराबर बी साइन थीटा पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है बोर मैग्नेटन का मान क्या होता है। ठीक है, बोर मैग्नेटन, तो बोर मैग्नेटन जो होता है E/2m गुना H/2π होता है। ठीक है ना, बोर मैग्नेटन को म्यू बी से संकेत करते हैं, इसी को कहा जाता है बोर मैग्नेटन। मैग्नेटन या मैग्नेटान जो भी बोल लीजिए, मैग्नेटन ही लिख लीजिए, बोर मैग्नेटन। ठीक है ना, बोर्स मैग्नेटन ये होता है E/2m इंटू H/2π। ठीक है ना, बोर मैग्नेटन का मान ये होता है E/2m गुना
एच बटा 2 पाई। इससे ये ऐसे याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज तो आप एच ई बटा 4 पाई m जो है ये भी याद रख सकते हैं, जहाँ एच प्लांक्स कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। एच का मान क्या है तो 6.634 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, प्लांक्स कांस्टेंट जो बोलते हैं। ई का मान 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम है, और m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 गुना 10⁻31 केजी। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का होता है कि किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है ना, तो उससे जो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो ये है मास है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो ये होता है, और प्लांक्स कांस्टेंट इतना होता है। बोर मैग्नेटन का वैल्यू जो होता है, इसको अगर निकालिएगा, सब मान तो हमने डाल ही दिया, तो बोर मैग्नेटन की वैल्यू भी आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है, और ये जो वैल्यू होता है 9.27 गुना 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला, -24 जूल पर टेस्ला, जूल है ये, जूल लिखा मैंने, जूल पर टेस्ला। तो बोर मैग्नेटन जो होता है इतना जूल पर टेस्ला, और जूल और टेस्ला को अगर बदलिएगा, ये लिख लिया होगा आपने, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जूल पर टेस्ला, यहाँ से आपको डायमेंशन भी पूछ सकता है ना, कि बोर मैग्नेटन का डायमेंशन बताइए, है ना। तो डायमेंशन कैसे बताएंगे, तो जूल का तो न्यूटन मीटर होता है ना। तो अगर मैं डायमेंशन में लिखूँ जूल न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा आपका कितना, या पहले हम ऐसा करते हैं कि इसके पहले जूल पर टेस्ला को बदल लेते हैं। तो जूल पर टेस्ला जो हो गया, इसमें हमने जूल तो न्यूटन मीटर होता है, फोर्स बराबर फोर्स जो जूल होता है, सॉरी वर्क डन जो होता है W इंटू एफ, W बराबर एफ एस होता है, तो ये जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, है ना। ये वर्क का जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का मीटर होता है। आपने पढ़ा है कि वर्क बराबर न्यूटन गुना मीटर, मतलब बल गुना विस्थापन होता है, तो उससे हम निकालते हैं। और नीचे टेस्ला अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, टेस्ला क्या होता है भाई, तो बी बराबर हमने बोला था एफ बटा आई ए, तो यहाँ से हमने कहा था टेस्ला बराबर न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, तो यहाँ न्यूटन हो गया, अब पर एम्पियर नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, मीटर भी ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, ये आ गया मीटर स्क्वायर एम्पियर, है ना। तो अगर आप बोर मैग्नेटन का, इसका मतलब अगर डायमेंशन निकालेंगे, बीमा बोर मैग्नेटन का बीमा अगर निकालते हैं, तो एम स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और एम्पियर है तो एम्पियर एल स्क्वायर ये हो गया, तो एल स्क्वायर ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, है ना। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी हम बोर मैग्नेटन का मात्रक बोल सकते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, एम्पियर मीटर स्क्वायर आ रहा है, मीटर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भी बीमा के रूप में, सॉरी मात्रक के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो जूल पर टेस्ला एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से निकल के आ रहा है। बोर मैग्नेटन का मान आपसे ये डायरेक्ट पूछता है कि बोर मैग्नेटन का मान कितना होता है, तो 9.24 गुना 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला, ठीक है ना, पर टेस्ला, ठीक है। फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम तो निकाल ही दिए थे, इसको एम भी आया था। फिर है आपका कि चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो अब जो है लास्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है कि चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय विभव, जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा उसी तरीके से चुंबकीय विभव निकाला था हमने, तो उसके बारे में बात करते हैं कि चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होता है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय विभव का मात्रक जूल पर एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है ना। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चुंबकीय विभव जिसको भी से संकेत करते हैं, ये इसका मात्रक जो होता है जूल पर एम्पियर पर मीटर, या जूल ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर एम्पियर m-1 पर मीटर m-1, तो जूल पर एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है ना। चुंबकीय विभव का मात्रक जूल पर एम्पियर पर मीटर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। इसको जूल को बदल भी सकते हैं, है ना। इसका अगर एसआई मात्रक है, ये पूछा आपसे, इसका डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो चुंबकीय विभव का डायमेंशन लिखिएगा, तो जूल के लिए होता है mLt-2, न्यूटन मीटर के लिए एल हो जाएगा, फिर एम्पियर के लिए तो a-1 ही होगा, अब मीटर जो है तो l-1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या, ये जूल होता है, जूल को लिखते हैं न्यूटन मीटर, अभी बताए थे न्यूटन गुना मीटर। न्यूटन का होता है mLt-2, मीटर का होता है l, तो इसीलिए हमने जूल के लिए लिख दिया mLt-2 इंटू l, ये दोनों मिला करके। और एम्पियर के लिए तो यही होता है, मीटर का l होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, ml, एक l पे पावर 1, एक l पे पावर -1, तो ये कट जाएगा, तो ml रह गया, है ना। t-2 हो गया यहाँ पे, और ये a-1 हो गया, ठीक है ना। तो ये है जूल पर एम्पियर पर मीटर चुंबकीय विभव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये आपका चुंबकीय विभव का होता है, और इसी को आप मतलब डायमेंशन वाइज निकालेंगे तो इस तरीके से आपको निकल के आएगा। तो इसको आप लोग इसका अध्ययन करिए, और मैं फिर से क्वेश्चन कुछ करवाऊंगा, इस चैप्टर का करवाऊंगा, अगले चैप्टर का जो भी है एक एक करके, और तब तक आप लोग पढ़िए, फिर अगले वीडियो में आप लोग को कराते हैं कुछ क्वेश्चन।